So hello bachcho, my name is Dr. Vishali Ghai and the name of this channel is Tricks by Chemistry Guru. So today in continuation with class 12th for your boards, the mechanism has been asked from you and on your request I'm making the video of mechanism. So in 12th class अगर हम बात करें बच्चों, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक जो पेपर्स देखे हैं वो देखें कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, सो विल बी हैविंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस. सो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैकेनिज्म बिल्कुल डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे. तो अगर मैकेनिज्म डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे तो क्या मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आएगा, बट ऐसा हो सकता है आपको कोई रिएक्शन दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन का एक प्लॉजिबल मैकेनिज्म बताएं. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि कौन कौन से मैकेनिज्म हमारे कोर्स में है, उनको आइडेंटिफाई कैसे करें, और उसके बाद इंडिविजुअली एक एक मैकेनिज्म को हम स्टडी करेंगे. सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास एक है SN1, दूसरा मैकेनिज्म है SN2 जो आपके हेलोएल्केन्स और हेलोएरियंस चैप्टर में. तीसरा मैकेनिज्म आपका आता है अल्कोहल्स में, जिसमें आप हाइड्रेशन की बात करते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल्स, और आप बात करते हैं डिहाइड्रेशन की, अल्कोहल टू एल्कीन, और यहाँ पे एक और मैकेनिज्म जो लास्ट ईयर भी बोर्ड में आया था, ईथर फॉर्मेशन. उसके बाद आपके पास आते हैं एल्डिहाइड्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म. देन वी आर हैविंग फ्यू लाइक एस्टरिफिकेशन जो ब्लॉक में दिया हुआ है, तो वो भी पूछा जा सकता है. और उसके अलावा एक और है एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन, जिस पे आपके जेई मेंस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. सो हम बात करेंगे इंडिविजुअली कि रिएक्शंस को पहचाने कैसे. सो फर्स्ट थिंग इज़, अगर SN1 और SN2 का मैकेनिज्म है तो कुछ आपके पास हैलाइड दिया होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल दिया होगा, OH है, OR है, SH है कुछ, और आपके पास न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा. सो बेसिकली ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. अब इसमें आपको R को देखना है. अगर R हमारा प्राइमरी है तो SN2 लगाएंगे, और R हमारा अगर टर्शरी है तो SN1 लगाएंगे. यानी बल्कि ग्रुप है तो हम SN1 पे फोकस करेंगे, और लेस बल्कि हैं तो विल गो फॉर SN1. सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट हाइड्रेशन, तो रिएक्शन हमेशा एल्कीन से या मल्टीपल बॉन्ड वाले कंपाउंड से स्टार्ट होगी, एंड हाइड्रेशन इज एडिशन ऑफ वाटर एंड वी गेट अल्कोहल. और अगर डिहाइड्रेशन है तो इसका रिवर्स होगा. तो कुछ ऐसी रिएक्शन अगर इस तरह से दी हुई है अल्कोहल टू एल्कीन बनाने को, तो आपके पास यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा. एंड फाइनली अगर कहीं ना कहीं ईथर का इन्वॉल्वमेंट दिया हुआ है, चाहे रिएक्शन में चाहे क्वेश्चन में, तो आपको ये ईथर वाली मैकेनिज्म लिखनी है. देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमेशा नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स में होता है. अगर आपके पास नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड है और न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है, तभी आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करेंगे. सो O माइनस एंड NU. सो दिस इज़ हाउ इट टेक्स प्लेस. सो इन मैकेनिज़म्स को हम स्टडी करेंगे, क्यों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैकेनिज़्म डायरेक्टली नहीं आएंगे, इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट इंडिविजुअल मैकेनिज्म. तो फर्स्ट हम बात करेंगे SN1 मैकेनिज्म की. सो SN1 मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, इस मैकेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे. नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर. यूनिमॉलिक्यूलर मीन्स इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 1 है. ठीक है. दूसरी चीज़ ये 2 स्टेप प्रोसेस है, यानी पूरा रिएक्शन 2 स्टेप में होता है. और SN1 है, अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास टर्शरी हैलाइड्स होंगे, यानी टर्शरी अल्काइल्स हैलाइड्स होंगे. ठीक है. तो यहाँ पे जहाँ बल्कीनेस है वहाँ पे ये SN1 मैकेनिज्म लगता है. सो बेसिकली होता क्या है, आपके पास मैकेनिज्म कैसे लिखना है, अभी तो मैंने बताया कैसे पहचानना है और कौन कौन से मैकेनिज्म है. अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म लिखना कैसे. सो SN1 में जो हमारा स्टेप 1 है, उसमें क्या होता है, जो हमारा टर्शरी हैलाइड है, सपोज हमारे पास टर्शरी हैलाइड कुछ इस तरह से है. ठीक है. और अब आपने इसमें न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस से, सिर्फ प्रेजेंस से, उसका कोई रिएक्शन अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये टूट जाता है और बना देता है कार्बोकेटायन. साथ में ये Br आयन अलग हो जाता है. क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल इतना बल्की है, इतना बल्की है कि मॉलिक्यूल अपने आप न्यूक्लियोफाइल को ऐड ही नहीं कर सकता अनटिल अनलेस हम इसे एक कार्बोकेटायन बनाएं. बिकॉज जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करने की कोशिश करता है, बिकॉज ऑफ दीज बल्की इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, न्यूक्लियोफाइल ना तो इधर से अटैक कर सकता है, बिकॉज हैलाइड्स आर बल्कियर एंड मोर इलेक्ट्रॉन रिच. सिमिलरली यहाँ पे भी यही हो रहा है, और इसीलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक ईजी नहीं है. तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास बनता है कार्बोकेटायन. कार्बोकेटायन बन गया. अब आता है हमारा सेकेंड स्टेप.
अब कार्बोकेटायन बन गया तो हमें ये मालूम है यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो कार्बोकेटायन बना ये sp2 होने के कारण से प्लेनर हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्लेनर नेचर, जैसे ही आप इसमें न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं, सपोज मैंने OH लिया, तो क्या होगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि OH इधर से अटैक करे, या पॉसिबिलिटी है कि जहाँ से Br हटा OH उसके अपोजिट डायरेक्शन में अटैक करे। तो अगर हमारे पास यहाँ पे तीनों डिफरेंट ग्रुप हैं तो ये जो कार्बन बनेगा वो कायरल कार्बन हो जाएगा। इफ़ वी हैव ऑल 3 ग्रुप्स आर डिफरेंट देन द कार्बन बिकम्स कायरल। और उस कंडीशन में हमारे पास 2 तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे, रिटेंशन एंड इन्वर्जन। रिटेंशन क्या होगा, जहाँ से Br हटा वहीं पे ही उसी डायरेक्शन में OH आयन या न्यूक्लियोफाइल अटैक हो गया, उसे हम कहेंगे रिटेंशन मीन्स कॉन्फ़िगरेशन रिटेन हो रहा है। और दूसरा क्या है, दूसरा Br जहाँ से हटा न्यूक्लियोफाइल उसके अपोजिट डायरेक्शन में अटैक करेगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह से 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। सो OH कम्स फ्रॉम द सेम डायरेक्शन वेयर न्यूक्लियोफाइल वेयर ब्रोमाइड आयन कम रिमूव्स, सो वी कॉल इट एज रिटेंशन। एंड यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में बना, वी कॉल इट एज इन्वर्जन। सो ये दोनों ऑलमोस्ट 50-50% बनते हैं और इसलिए इस मिक्सचर को हम कहते हैं रेसमिक मिक्सचर। तो यहाँ पे हमारे पास एक रेसमिक मिक्सचर बनता है SN1 के केस में। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कार्बोकेटायन बना जो कि प्लेनर था। तो अब जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो बोथ साइड्स अटैक हो सकता है। बोथ साइड अटैक होगा तो 2 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक रिटेंशन एक इन्वर्जन, एंड वी कॉल दिस मिक्सचर इज रेसमिक मिक्सचर। सो रेसमिक मिक्सचर बना जिसमें रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट है। सो दिस इज SN1 मैकेनिज्म। नेक्स्ट विल मूव टू SN2 मैकेनिज्म। SN2 mechanism, nucleophilic substitution bimolecular. It is always one step reaction and its molecularity is 2. मीन्स दोनों मॉलिक्यूल्स एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपको लेस बल्कि मॉलिक्यूल लेना है। अगर आप कायरल लेना चाहते हैं तो HDT ले लीजिए। तो जब तीनों ग्रुप के फोर्थ हेलाइड चारों ग्रुप डिफरेंट है तो ये हमारा कायरल हो गया। और इसमें जैसे ही हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल के पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है, इट कैन अटैक डायरेक्टली फ्रॉम द क्लोराइड साइड और इट कैन अटैक फ्रॉम द बैक साइड। बट क्लोराइड क्योंकि बल्कि है तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ आने नहीं देता। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल गोज फ्रॉम द रिवर्स साइड। तो हमारे पास ये जो 3 एटम्स थे H, D एंड T ये रहे, और क्लोरीन जो था अबाउट टू ब्रेक एंड न्यूक्लियोफाइल इज अबाउट टू फॉर्म। कुछ इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी जिसमें ये जो 2 बॉन्ड हैं एक टूट रहा है और ये बन रहा है। सो दिस इज हाउ वी कॉल दिस स्टेट एज ट्रांजिशन स्टेट विच इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट में क्या हुआ, जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट बनी स्टेबल न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और क्लोराइड आयन अलग हो गया। तो यहाँ तो हमारे पास देखिए जहाँ पे क्लोराइड था उसके अपोजिट डायरेक्शन पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, ट्रांजिशन स्टेट बनी और क्लोराइड आयन अलग हो गया। सो दिस इज ऑलवेज एन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे तो उल्टा होगा ही होगा, इन्वर्ट होगा। यहाँ तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि कार्बोकेटायन बन चुका था, बट इन दिस केस इन्वर्जन टेक्स प्लेस। तो क्या क्या पॉइंट्स हुए, मॉलिकुलरिटी 2 हुई, 1 स्टेप रिएक्शन हुआ, ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। वहाँ क्या बन रहा था, वहाँ इंटरमीडिएट बन रहा था, हियर ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड एंड इन्वर्जन टेक्स प्लेस। वहाँ रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों हो रहे थे, मीन्स रेसमाइजेशन हो रहा था। सो दिस इज अबाउट SN2। सो नाउ थर्ड मैकेनिज्म विल टॉक अबाउट हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। सो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन में हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, आप एल्कीन लेंगे और उस एल्कीन पे आप अटैक कराएंगे H3O+ का। नाउ द थिंग इज H3O+ कहाँ से आया, H आयन प्लस H2O गिव्स अस H3O+। ठीक है, क्योंकि एग्जिस्ट हाइड्रोनियम आयन करता है। H आयन से भी अटैक करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो एग्जिस्टेंस है हम उससे बात करेंगे। सो हमारे पास कुछ इस तरह से H आ गया और यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया अलॉन्ग विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। नाउ द सेकेंड स्टेप सेज कि आपके पास ये जो कार्बोकेटायन बना है, ये कार्बोकेटायन में वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, बिकॉज हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। सो जैसे हाइड्रेशन वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड बन गया OHH। अब O 3 बॉन्ड बना रहा है तो इसके ऊपर O+ आ गया। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, ये जो हमारा OH2 था और ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज था, वाटर जो है ये इस H को अपनी तरफ ले लेता है और जैसे ही ऐसा हुआ यहाँ पे OH आ गया, वाटर अलग हो गया। वी कॉल इट एज एलिमिनेशन और एब्स्ट्रैक्शन ऑफ H टू फॉर्म
अल्कोहल और डीप्रोटोनेशन ऑफ H टू फॉर्म अल्कोहल। सो हाइड्रेशन 3 स्टेप्स में हुआ। फर्स्ट इज एडिशन ऑफ H आयन और प्रोटोनेशन to form carbocation. Second step is nucleophilic attack of water on this carbocation and third is deprotonation. So इस तरह से हमारे पास हाइड्रेशन में आपको ये तीनों मैकेनिज्म स्टेप वाइज लिख रहे हैं। नेक्स्ट मैकेनिज्म पे हम चलते हैं। नेक्स्ट मैकेनिज्म इज डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन में क्या हो रहा है, वाटर का रिमूवल हो रहा है। सो बेसिकली आपके पास अगर अल्कोहल है, जनरल रिएक्शन क्या हुई, CH3 CH2OH, आपने इसमें H2SO4 ऐड किया या H आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन की, तो H2SO4 क्यों ऐड किया, क्योंकि अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सो व्हाट डू वी गेट एट द एंड, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, H यहाँ से OH यहाँ से, एल्कीन बन जाएगा। अब हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि मैकेनिज्म क्या है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट मैकेनिज्म, फर्स्ट स्टेप सेज कि आपके पास जो अल्कोहल है CH3 CH2OH, ये जो अल्कोहल है इसका लोन पेयर इस H आयन जो H2SO4 से आया इसके H आयन से रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके हमारे पास बन जाता है OH2+, क्योंकि O 3 बॉन्ड बना रहा है, तो वी कॉल इट एज प्रोटोनेशन टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सेकेंड स्टेप क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में आपके पास ये जो मॉलिक्यूल था OH2, ये H2O अलग कर देगा। जैसे इसने H2O अलग किया, कार्बोकेटायन बन गया। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में आपके पास ये जो कार्बोकेटायन बना, इट मे अंडरगो रीअरेंजमेंट एंड फाइनली विद द एलिमिनेशन ऑफ H आयन वी गेट एल्कीन। सो डिहाइड्रेशन हो गया। सो दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। सो ये दोनों मैकेनिज्म आपके होगा अल्कोहल फिनॉल ईथर में। एक और मैकेनिज्म है दैट फॉर्म्स ईथर। तो ये जो रिएक्शन है ये हमारी हाई टेम्परेचर पे होती है 443 केल्विन पे, ठीक है। अगर इसी रिएक्शन को आप 413 केल्विन पे करें तो आपके पास ईथर बनता है। और बच्चों एक चीज़ बताऊं, लास्ट ईयर के पेपर में ईथर बोर्ड में पूछा गया था। सो ईथर की हम बात करते हैं। ईथर का जो मैकेनिज्म है, लेट अस डिस्कस दैट मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म ईथर। और ये कब हो रहा है, ये कम टेम्परेचर 413 केल्विन पे हो रहा है, ठीक है। अल्कीन अगर बनाना था अल्कोहल से अल्कीन तो वो 443 ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है, बिकॉज वहाँ एलिमिनेशन चाहिए। यहाँ मैकेनिज्म की हम बात करते हैं। सपोज आपके पास स्टेप 1 है, तो आपके पास CH3 CH2OH है और आपने इसमें H आयन डाला। तो फर्स्ट स्टेप तो सेम है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा CH3 CH2OH, H और O पे आ गया प्लस। फर्स्ट स्टेप सेम, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म प्रोटोनेटेड आयन। अब क्या होगा, अब इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल में ईथर का मॉलिक्यूल अटैक करता है, सॉरी अल्कोहल का मॉलिक्यूल अटैक करता है। अल्कोहल का ये जो मॉलिक्यूल है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक शो करता है 413 केल्विन पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखिए कुछ मॉलिक्यूल में रिएक्शन ऐसा हुआ, CH3 CH2O, ये जो O है इसके ऊपर H जुड़ा हुआ था और ये इस CH2 से जुड़ जाएगा, ये वाला, दिस इज CH2 है ना, तो CH2 CH3 और इस पे O पे तो अभी भी 3 बॉन्ड है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, थर्ड स्टेप, ये जो मॉलिक्यूल है ये H आयन रिलीज करता है एंड अल्टीमेटली इट फॉर्म्स ईथर। सो दिस इज हाउ ईथर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। आप यहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखे, एक ही बात है। सो इसमें क्या हो, फर्स्ट स्टेप दोनों का सेम है, डिहाइड्रेशन में प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना, बट सेकेंड स्टेप में यहाँ पे अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है। सो अल्कोहल का मॉलिक्यूल अटैक करते ही ये बन गया हमारे पास एंड फाइनली एलिमिनेशन ऑफ H आयन यानी डीप्रोटोनेशन से ईथर बन गया। सो अगर आप देखें ईथर वाले में और डिहाइड्रेशन टू एल्कीन में फर्स्ट और थर्ड स्टेप सेम है, इट्स ओनली द डिफरेंस सेकेंड स्टेप। तो बच्चों यही ध्यान रखना है आपको। हाँ, तो नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है पोलर मॉलिक्यूल्स में, पोलर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में। अगर नॉन पोलर है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, जैसे एल्कीन्स। अगर पोलर है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपने न्यूक्लियोफाइल का इसमें अटैक कराया, न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और इसको इस तरह से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कर देगा।
जैसे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई कार्बन पे तो आ गया न्यूक्लियोफाइल और O हो गया हमारा O-। तो ये हमारा एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बन जाता है। दिस इज आर इंटरमीडिएट विच इज टेट्राहेड्रल. So this tetrahedral intermediate will be formed which further react with any electrophile present in the solution to form electrophilic molecule or a neutral compound. So जैसे आपने इसमें H आयन ऐड किया, ठीक है, H आयन ऐड करने से क्या हुआ, H आयन हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा तो O माइनस पे ये अटैक होगा एंड इट फॉर्म्स OH. So this is how we get a neutral compound known as addition product. So ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है. सो नेक्स्ट मैकेनिज्म है हमारी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एंड मैकेनिज्म. सो व्हेन वी टॉक अबाउट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है, आपके पास RCOOH होता है, यू ऐड R-OH एंड व्हाट डू वी हैव, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 H2O एलिमिनेट होता है एंड वी गेट RCOOR-. दिस इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. अब मैकेनिज्म क्या होता है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट फर्स्ट एज मैकेनिज्म, तो हमारे पास H2SO4 की प्रेजेंस में कार्बोकेटायन बन जाता है. सो आपके पास जैसे RCOOH है, ठीक है, ये जो H आयन है ये यहाँ से अटैक करता है और जैसे ही अटैक करता है हमारे पास कुछ कार्बन का डबल बॉन्ड हट चुका है, तो कार्बन पे आया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हमारे पास आ गया OH एंड दिस इज अगेन OH. सो दिस कार्बोकेटायन विल बी फॉर्म्ड. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा ये जो कार्बोकेटायन है इस पे अल्कोहल का अटैक होता है. मैं यहीं बता देती हूँ, R-OH आपने लिया तो अल्कोहल का अटैक कैसे होगा, जब इस कार्बोकेटायन पे रिएक्शन हो रही है तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ऑक्सीजन का ये अटैक करेगा. सो वी हैव R-C, यहाँ पे OH है, यहाँ OH है और यहाँ इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज था O-R- और H आ गया. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोटॉन का ट्रांसफ़र. सो इसी में हम आगे बात करते हैं प्रोटॉन का ट्रांसफ़र कैसे हुआ. सो आपके पास ये जो H है ये शिफ्ट होके इधर जाता है, ये वाला H इधर ट्रांसफ़र हुआ. सो वी हैव RCOH OH H प्लस बन गया और यहाँ पे आ गया OR-. अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर ये वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाए सो वी हैव लेफ्ट विथ OH एंड यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OR-. ठीक है, अब बात आती है इसका H आयन निकालना. सो H आयन जैसे ही निकला वी हैव RCOOR- एस्टर फॉर्मेशन. सो दिस इज हाउ द एस्टर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. So this is the mechanism of esterification reaction. And last mechanism we have is aldol condensation. So दो चीज़ें आती हैं इसमें, aldol यानी aldol बन रहा है and condensation is elimination of water. So we have aldol condensation takes place. So होता क्या mechanism, मान लीजिए कि आपके पास conditions क्या होनी चाहिए, कार्बोनाइल ग्रुप हो, अल्डिहाइड या कीटोन जिसमें आपके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन हो, डाइल्यूट अल्कली डालेंगे तो रिएक्शन होगी. सो व्हेन यू ऐड डाइल्यूट अल्कली, सपोज आपने RCH2CHO लिया, अल्फ़ा हाइड्रोजन का रोल क्या होता है, उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं. तो जैसे ही आपने अल्कली डाला ये रिएक्शन रिएक्ट करती है और कार्ब एनायन बनाती है. तो मैकेनिज्म में क्या हुआ, ये कार्ब एनायन बना और ये CHO बना अल्कली की प्रेजेंस में और H2O निकल गया क्योंकि इस बेस ने इस एसिडिक हाइड्रोजन को ले लिया, H2O निकल गया. जैसे ये H प्लस के फॉर्म में निकला कार्बन आयन बन गया. नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, आपके पास ये जो कार्बन आयन बना CH माइनस CHO, आपने इसमें एक और मॉलिक्यूल से CH3CHO ऐड किया. ठीक है, अब यहाँ पे जो CH3CHO है ये C डबल बॉन्ड O है तो ये C प्लस O माइनस हो जाएगा इस न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट हो गया. तो क्या होगा, ये जो माइनस है ये इस प्लस पे अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे. सो कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बना CH3 CH इस पे O माइनस और ये CH इस पे R और CHO. ठीक है, तो ये हमारा कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बना. नेक्स्ट क्या हुआ, जैसे ही आपने इसमें H आयन डाला तो ये जो O माइनस था ये H आयन में कन्वर्ट हुआ. ध्यान से सुनिए बच्चों, मैं बताती हूँ वापस, कहीं कंफ्यूज नहीं होना है आपको. इट्स वेरी सिंपल. ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना,
हुआ क्या, हमने सबसे पहले एक ऐसा कंपाउंड लिया जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप हो कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, डाइल्यूट एल्कली के साथ ये H आयन हटाएंगे। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, डाइल्यूट एल्कली के साथ ये H हटा, OH2 OH और H हटा, H2O निकल गया, और H क्योंकि प्लस के फॉर्म में निकला तो कार्बन आयन बन गया। ये कार्बन आयन इस एक और मॉलिक्यूल के साथ सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अगर डिफरेंट है तो क्रॉस एल्डोल बनेगा, अगर सेम है तो सेल्फ एल्डोल बनेगा। मतलब अगर आप इस R को H कर ले तो सेल्फ एल्डोल हो गया, दोनों सेम हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ है, CH3CHO है। अब ये वाले मॉलिक्यूल ने इस माइनस ने इस प्लस पे अटैक किया। हुआ क्या बच्चों, ये CH3, ये C, इसके ऊपर एक H, इसके ऊपर एक O, और ये CH इससे जुड़ा, इसके ऊपर R था, इसके ऊपर CHO था, तो ये प्रोडक्ट मैंने बनाया। अब इसे एल्डोल क्यों कहते हैं, जैसे ही आपने H आयन डाला इसमें अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों आ गए, अल्कोहल और एल्डिहाइड आ गए, जिसे हम एल्डोल कहते हैं। अब इसके कंडेंसेशन क्यों कहते हैं, जैसे ही इसको हीट करेंगे H2O निकलेगा, OH यहाँ से, H इसके पास वाले कार्बन से, और ये बना देता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। दिस इज वाई वी कॉल इट एज कंडेंसेशन। सो एल्डोल क्यों कहा और कंडेंसेशन, तो कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ क्रॉस एल्डोल है तो यहाँ एक नहीं 4 प्रोडक्ट बनेंगे। ऐसा क्यों होगा, 4 इसलिए बनेंगे क्योंकि दोनों जो हमने मॉलिक्यूल लिए दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। ध्यान से सुनिए, एक बनेगा जब ये मॉलिक्यूल इसी के साथ रिएक्ट करे सेल्फ एल्डोल, दूसरा बनेगा जब ये मॉलिक्यूल खुद इसी के साथ रिएक्ट करे सेल्फ एल्डोल, 2 तो ये बन गए। तीसरा बनेगा जब इसका कार्बन आयन इसके कार्बन प्लस पे अटैक करे, और चौथा बनेगा जब ये कार्बन आयन की तरह बिहेव करेगा, मीन्स फर्स्ट स्टेप में, और इसके कार्बन प्लस पे अटैक करे। सो क्रॉस एल्डोल होगा तो बच्चों 4 प्रोडक्ट बनेंगे, सेल्फ एल्डोल होगा तो सिंगल प्रोडक्ट ही बनेगा। So these are the mechanisms of aldol and all the reactions given in your NCERT. तो mechanism पे बच्चों क्वेश्चन तो आता है, बट वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, वो mechanism based क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बना दें घुमा फिरा के। तो अगर कहीं ना कहीं mechanism पूछा है तो आप बस फोकस करें कि इन्हीं mechanisms में से आएगा, बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअली जो गिवन रिएक्शन है उसमें कौन सा mechanism एप्लीकेबल है। तो जैसे ही वो मैकेनिज्म आप अप्लाई करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कौन सा मैकेनिज्म पूछा गया है। तो बच्चों 1 से 2 बार अगर आप रिएक्शन को पढ़ोगे जैसे मैंने समझाया, आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगा। एंड प्लस इस बार बेटा आपको जो बोर्ड की तैयारी करनी है बहुत कंसेप्ट बेस्ड करनी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत लिमिटेड है। आएंगे ऐसी बात नहीं है, 20 से 25% आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी कि एटलीस्ट ये क्वेश्चंस आप कर लें, ये टॉपिक्स आप कर लें। ठीक है, बट स्टिल फिर भी जिसने शुरू से सारी तैयारी की हुई है उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो आप अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें बच्चों, टाइम बहुत कम है, सो मेक योर कंसेप्ट्स स्ट्रॉन्गर। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एंड अगर आपको वीडियो में से कुछ भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।